हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस के विषय में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के विषय में, बुद्धि के निर्धारक तत्वों के विषय में, फिर उसके बाद में बुद्धि की विशेषताओं को जानेंगे, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बुद्धि के सारे सिद्धांतों को देखेंगे, बुद्धि का मापन यानी कि बुद्धि लब्धि और उनके जो प्रकार हैं उनके विषय के अंदर बात करेंगे, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे संवेगात्मक बुद्धि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि जो है हमारी अन्य योग्यताओं की तरह ही एक योग्यता है, लेकिन कौन सी योग्यता है दोस्तों? ये एक मानसिक योग्यता है। जैसे शारीरिक योग्यता के अंदर हम चीज़ों को उठाने का, चलने का, फिरने का, कार्य करने की योग्यता रखते हैं, उसी प्रकार से बुद्धि भी हमारी एक मानसिक योग्यता है। और ये मानसिक योग्यता से हम क्या कर सकते हैं? इस मानसिक योग्यता से हम वस्तुओं और तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायता लेते हैं। दोस्तों, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है। तो बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। अब मानसिक योग्यता है तो हम मन से क्या कर सकते हैं? हम डिसीजन लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सोच समझकर चीज़ों को उपयोगी अनुपयोगी मानते हैं, समायोजन करते हैं, सीखते हैं, अमूर्त मूर्त चिंतन करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इस प्रकार की जो योग्यता है, जो मानसिक योग्यता है, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। दोस्तों, पुराने काल में जो है बुद्धि रटने का ही परिचायक माना जाता था। जिसको जितना ज़्यादा याद होता था, जितने श्लोक ज़्यादा याद होते थे, वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था। लेकिन आज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी बुद्धि के बारे में सभी विद्वानों का एक मत नहीं है। कुछ इसे सामान्य योग्यता मानते हैं, कुछ इसे विशिष्ट योग्यता मानते हैं, कुछ दो योग्यताओं का संग्रह मानते हैं, और कुछ बहुत सारी योग्यताओं का संग्रह भी मानते हैं। इस प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं इसकी दी गई हैं। तो हम बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करें तो बुद्धि जो है एक मानसिक योग्यता है, जो हमें वस्तुओं और तथ्यों को यानी चीज़ों को समझने में और फैक्ट को समझने में, उनमें कोरिलेशन यानी उनमें आपस में संबंध स्थापित करने और तर्कपूर्ण जो हमारा ज्ञान है उसको प्राप्त करने में हमें सहायता करती है। दोस्तों, ये अंत प्रज्ञा या जो हमारी भावना है, इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। उसे हम बुद्धि नहीं कह सकते हैं। बुद्धि ही जो है मनुष्य को नई परिस्थितियों को ठीक से समझने और उनके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। और क्या कार्य करती है बुद्धि? कि जैसे ही हमारी परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं कि उनको समझने में, उनके साथ अनुकूलन यानी समायोजन स्थापित करने में हमें मदद करती हैं। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। यानी सूचनाओं को मॉडिफाई करना, उनको समझना, ये सारी चीज़ें बुद्धि के अंदर आती हैं। तो बुद्धि हमारी ऐसी मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम मानसिक कार्यों को किया करते हैं। दोस्तों, देखिएगा, अगर जिन तत्वों को या जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, उन्हें डिफाइन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है, उन्हें समझाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बुद्धि जो है वो देखी नहीं जा सकती है, लेकिन उसके परिणाम देखे जा सकते हैं। तो ऐसे तत्वों को जब समझाया जाता है तो उसकी बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हो जाती हैं, अलग अलग डायमेंशन होते हैं, अलग अलग आयामों से हम उसको देखते हैं। इसलिए बहुत सारी परिभाषाएं इसकी आती हैं। और इसीलिए आपके जो परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर बुद्धि से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्पीयरमैन ने देखिएगा एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि बुद्धि बिजली के समान है, विद्युत के समान है, जिसे परिभाषित करना कठिन है। यानी बुद्धि इतनी तेज है, इतनी तीव्र है कि हम उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि को मापा जा सकता है, मापना संभव है, ये आसान है। हम ये तो बता सकते हैं कि परिणामों को देख करके कि फला व्यक्ति कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि बुद्धि क्या है। तो फिर भी बुद्धि की परिभाषाएं जो है विद्वानों ने देने का प्रयास किया था, उन परिभाषाओं की हम बात करते हैं
बुद्धि की परिभाषाओं की हम बात करेंगे तो बुद्धि की परिभाषाएं जब हम पढ़ेंगे तो हमें सीखने में मदद मिलेगी कि बुद्धि क्या है, हम जान पाएंगे बुद्धि किसे कहते हैं। तो देखिएगा, बकिंघम की परिभाषा है सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी बुद्धि क्या है? तो बुद्धि सीखने की योग्यता है। यहाँ आपसे जो प्रश्न बन सकते हैं वो ये है कि एक तो आपसे परिभाषा के रूप में पूछा जा सकता है, दूसरा अगर आप बुद्धि की विशेषताएं निकालना चाहो तो वो भी आप परिभाषाओं से निकाल सकते हो। और यहाँ से आपको वो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, जिसमें 4 वो ऑप्शन दे देता है कि सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है, जन्मजात योग्यता है। उनमें से एक गलत या एक सही को छांटना होता है। तो इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखना, काफ़ी हेल्पफुल हुआ करती हैं ये। उसके बाद में दूसरी परिभाषा की बात करें तो टर्मन क्या कहते हैं? देखिए, टर्मन कहते हैं अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। टर्मन ने किससे जोड़ा है? अमूर्त विचारों से जोड़ा है कि अमूर्त जो विचार है, विचार देखिए 2 तरह के होते हैं। मूर्त जो चीज़ें हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष है, उनके विषय में सोचना, और अमूर्त कल्पनाओं के आधार पर सोचना। अगली परिभाषा जो है वो रोस की है। रोस कहते हैं नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन। तो ये एक अनुकूलन को बुद्धि मानते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करें मन की परिभाषा, नवीन परिस्थितियों में, नवीन जो नई परिस्थितियां हैं, परिवर्तित परिस्थितियां हैं, उनको झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता। यहाँ एक नया शब्द इन्होंने दे दिया, नमनीयता। मन और नम, देखिएगा दोनों शब्द उल्टे हैं, आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ मन है और यहाँ पर नम है, तो यहीं से आपको एक कीवर्ड मिल जाता है। अगर ये परिभाषा आती है तो पहचानना बड़ा ही आसान रहेगा। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की जो नमनीयता है उसे ही बुद्धि कहा था मन ने। गाल्टन क्या कहते हैं? बुद्धि जो है पहचानने और सीखने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? चीज़ों को पहचानने और सीखने की योग्यता। देखिए, अधिकतर जो विद्वान हैं वो बात कर रहे हैं सीखने की योग्यता के विषय में ही। रायबर्न क्या कहते हैं कि बुद्धि एक शक्ति है, एक पावर है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। देखिए, यहाँ से हम क्या क्या जान सकते हैं? बुद्धि क्या है? एक सीखने की योग्यता है, अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की योग्यता है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, पहचानने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता है। अगर आपसे यहाँ विशेषताओं की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता है, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, चेतन अनुकूलन है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की योग्यता है, पहचानने और सीखने की योग्यता है। साथ ही बुद्धि एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक क्षमता है, एक योग्यता है। उसके बाद में अगली परिभाषाओं की हम बात करें तो अगली परिभाषाओं के रूप में बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। सबसे छोटी परिभाषा ही हम इसे मान लेते हैं कि देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कीवर्ड आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ भी वह है और यहाँ पर भी वह है। वुडवर्थ ने विधि बताया है, वह एक शब्द को जोड़ लें, परिभाषा इस तरह से याद रह जाती है। दोस्तों, ऑप्शन आता है तो आप आराम से निकाल लेंगे। थॉर्नडाइक ने क्या कहा? देखिएगा, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाएं, यानी बेस्ट जो आपकी अनुक्रियाएं हो सकती हैं, उनको करने की शक्ति ही बुद्धि है। वुडरो क्या कहते हैं? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की, यानी कि सीखने की योग्यता होगी। उसके बाद में देखिएगा, बिने ने 4 शब्दों को बताया है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बिने वाले को आप अच्छे से याद रखिएगा। बिने के अनुसार बुद्धि जो है वो 4 शब्दों में निहित है। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं? ज्ञान है, आविष्कार है, निर्देश है और आलोचना है। प्रश्न परिभाषा के रूप में भी पूछा जा सकता है और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि
विनय ने कौन से शब्दों की चर्चा नहीं की है, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बर्ट क्या कहते हैं? बर्ट कहते हैं बुद्धि जो है अच्छी तरह से निर्णय करने की, समझने की और तर्क करने की क्षमता है, तर्क करने की योग्यता है, वही बुद्धि कहलाती है। तो यहाँ हम देखेंगे बुद्धि को एक कार्य करने की विधि बताया गया है, बुद्धि को उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति बताया गया है, ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता बताई गई है। 4 शब्दों में विनय ने बताया था। बर्ट कहते हैं कि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता ही बुद्धि है। इसके बाद में स्टर्नबर्ग जो थे, इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है वो आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है या प्रक्रिया है। यहाँ पर एक अलग शब्द आ गया स्टर्नबर्ग का, आलोचनात्मक ढंग से सोचने की प्रक्रिया है। उसके बाद में देखिए बुद्धि में भारतीय परंपरा के अनुसार जो क्षमताएं स्वीकार की जाती है उनकी हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक क्षमता होती है, दूसरी सामाजिक क्षमता होती है, संवेगात्मक क्षमता होती है, उद्यमी क्षमता होती है। ये जो 4 क्षमताएं हैं ये स्वीकार की गई हैं भारतीय परंपराओं के अनुसार। तो भारतीय परंपराओं के अनुसार कौन सी स्वीकार की गई है? एक तो है संज्ञानात्मक क्षमता, दूसरी है सामाजिक क्षमता, फिर संवेगात्मक क्षमता और उद्यमी क्षमता बुद्धि के अंदर होती है। बुद्धि इन क्षमताओं का समूह है, ऐसा भारतीय परंपरा में कहा गया था। अगर हम इनको और जानना चाहें तो संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है, सोचना, समझना, समस्याओं का समाधान करने की योग्यता है, वो संज्ञानात्मक क्षमता में आती है। सामाजिक क्षमता की बात करें तो सामाजिक नियमों का पालन करना, उनके प्रति सम्मान, सामाजिक समरसता, परामर्श करना, चिंतन करना, इस तरह की योग्यताएं सामाजिक क्षमता में आती हैं। इसके बाद में संवेगात्मक क्षमता की बात करें तो संवेग जो है उनका आत्म मूल्यांकन करना, अच्छा आचरण करना, वो सारा कुछ इसमें आता है। उद्यमी के अंदर हम बात करेंगे कठिन परिश्रम। उद्यमी का मतलब जो है कार्य करने से लेते हैं, धैर्य, लक्ष्य निर्धारण करके व्यवहार करना, इस प्रकार की जो क्षमताएं हैं वो इसके अंदर स्वीकार की जाती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बुद्धि के निर्धारक तत्वों के विषय में कि बुद्धि का निर्धारण कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग परिवारों में जन्मे जो बच्चे थे उनको जन्म के बाद जब एक ही वातावरण में रखा गया, यानी जो अलग अलग परिवार के बच्चे थे उनको जन्म के पश्चात एक ही वातावरण में रखा गया, लेकिन ये देखा गया कि ऐसे बच्चों की भी जो बुद्धि थी वो एक दूसरे से भिन्न थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वातावरण तो समान था लेकिन फिर भी बुद्धि अलग अलग हुई। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वंशानुक्रम था उसका प्रभाव बच्चे की बुद्धि के ऊपर पड़ता है। एकाकी जुड़वा बच्चों की जो बुद्धि है भ्रातृय, यानी जो भाई हैं जुड़वा बच्चों की अपेक्षा अधिक समानता होती है। यहाँ भ्रातृय जुड़वा बच्चों की बजाय एकाकी जुड़वा, जो एक साथ जुड़वा जो बच्चे हैं उनकी जो बुद्धि की समानता है वो कहीं ज़्यादा पाई जाती है। यानी जो है माता पिता का प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा बोचार्ड और मेन्यू ने और एहरोमेर, किमरलिंग और जाइविस ने अध्ययन किए और उन अध्ययनों के द्वारा बताया कि जिन व्यक्तियों में रिश्तेदारी होती है उनकी बुद्धि लब्धि में भी सहसंबंध पाया जाता है। यानी रिश्तेदारी जो है उसके अंदर लोगों की जो बुद्धि है वो लगभग एक जैसी पाई जाती है, उनमें कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलती है। तो यहाँ इन तीनों बिंदुओं के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि बुद्धि के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का जितना भी पड़ेगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जितने नज़दीकी संबंध होते जाएंगे उतना ही बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता जाएगा, उनकी बुद्धि में उतनी ही समानताएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो वातावरण भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को प्रभावित करता है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि वातावरण जो है वो भी बुद्धि लब्धि को प्रभावित करता है। वातावरणीय कारक कौन से हैं? देखिए, आहार यानी भोजन, स्वास्थ्य, उत्तेजनाओं का स्तर और परिवार का संवेगात्मक वातावरण कैसा है, ये चीज़ें भी इफेक्ट डालती हैं बच्चे की बुद्धि लब्धि के ऊपर। यानी वंशानुक्रम का प्रभाव हमने देखा, लेकिन वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। जब एक गरीब और अप्रेरणात्मक जो वातावरण था उसमें पाले गए बच्चे की, जैसे एक गरीब घर का बालक है और उनके परिवार के अंदर मोटिवेशन नहीं है, उनकी जो तुलना है
वो जब की गई जिन बच्चों को प्रेरणात्मक और संपन्न वातावरण में पाला गया था, तो ये देखा गया कि प्रेरणात्मक वातावरण में बड़े होने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि जो थी वो ज़्यादा थी। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि वातावरण का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा देखिए, विस्मैन और जो साल नामक जो विद्वान थे, उन्होंने अध्ययन किए और अध्ययन के आधार पर ये बताया कि प्रतिकूल जो वातावरण है उसका सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पे पड़ता है तो वो औसत बुद्धि वाले बालकों पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति की आरंभिक जिंदगी में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उत्तेजना का अभाव रहता है, अच्छा वातावरण नहीं रहता है, तो उससे उसकी बुद्धि में कमी आ जाती है दोस्तों। तो हम ये देख सकते हैं, हाँ वातावरण का प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए कौन से प्रतिभाशाली को इतना ज़्यादा वातावरण प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन जो एवरेज बुद्धि वाला जो बालक है उसको वातावरण प्रभावित करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितना महत्वपूर्ण जो था वंशानुक्रम है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक जो है वातावरण भी है। बेक्स ने पाया कि जब परिवार में शोरगुल और दुर्व्यवस्था होती है, परिवार में शोरगुल और अव्यवस्था होती है, तो बच्चों की बुद्धि के स्तर में भी कमी आ जाती है। माता पिता द्वारा उचित ध्यान न देना और उनकी सफलता पर उचित पुरस्कार न दिए जाएं तो भी जो बच्चों की बुद्धि लब्धि है उसमें कमी आ जाती है। यानी परिवार का भी इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, माता पिता के द्वारा ध्यान न देने का प्रभाव भी बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा देखिएगा, लोगों का जो रहन सहन का जो स्तर है, शैक्षिक अवसरों में अगर उनको ज़्यादा वृद्धि की जाए तो बुद्धि में भी वृद्धि होती है। यानी लोगों का रहन सहन अच्छा होगा तो उससे बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होती है, ऐसा परीक्षणों के द्वारा देखा गया। तो निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि के निर्धारण के अंदर आनुवंशिकता और पर्यावरण कारकों की अंतः क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसा जेनेटिक हमें मिला है उसके साथ साथ जो हमारे पर्यावरणीय कारक हैं उन दोनों के इंटरेक्शन अंतः क्रिया का प्रभाव जो है बुद्धि के ऊपर पड़ता है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे कि बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। जब हम परिभाषाएं पढ़ चुके हैं और निर्धारक पढ़ चुके हैं तो ये परिभाषाएं ये विशेषताएं बताना हमारे लिए बड़ा आसान है। बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, बुद्धि हमें जन्म से प्राप्त होती है और ये विकासशील और परिवर्तनशील है। जन्मजात योग्यताएं जो होती हैं सामान्यतः हम उन्हें बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें परिवर्तन संभव है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए जो सही गलत वाले में, तो आप हमेशा यह करेंगे बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है, बुद्धि विकासशील है, यानी जितनी होगी उतनी नहीं रहती, उसमें कमी ज़्यादा होती रहती है, वो परिवर्तनशील है। उसके बाद में इस पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पूरी डिटेल में देखा है हमने अभी कि वंशानुक्रम और वातावरण ही इसके मुख्य निर्धारक तत्व माने जाते हैं। जैसा जेनेटिक बुद्धि उसे मिला है और जैसा वातावरण में वो रहता है उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव की बात करें तो जन्मजात योग्यता है, इसलिए वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। वातावरण का प्रभाव पड़ता तो है, लेकिन हम उसको 10 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। अच्छे वातावरण में रखा जाए तो 120 से 130 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 50 बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम 150 तक ले आते हैं, इतना प्रभाव संभव नहीं हो पाता, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन बच्चे में नहीं होता। सबसे ज़रूरी बात कि लिंग भेद यानी पुरुष और स्त्री होने से, बालक या बालिका होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जाति का जो प्रभाव है वो बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ता है। अच्छी या हम कहें उच्च जाति में बुद्धि उच्च होगी, निम्न जाति में जो बुद्धि है वो निम्न होगी। तो साइकोलॉजी ऐसा नहीं मानती है, उनके हिसाब से तो जाति का कोई प्रभाव बुद्धि पर नहीं पड़ता है। और लड़के और लड़की के अंदर भी जो है बुद्धि वो समान होती है, उनका प्रभाव जो है बुद्धि के ऊपर नहीं पड़ता है दोस्तों। ये बुद्धि कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक अनेक इकाइयों का एक समूह माना जाता है। बुद्धि जो है वो उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, कल्पना, निरीक्षण करने और समस्या समाधान करने की
योग्यता है, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। सही ढंग से हम उत्तर दे सकते हैं अगर हम बुद्धिमान हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और समस्या समाधान करने की जो योग्यता है वही हम बुद्धिमान करके चलते हैं। बुद्धि जो है प्रत्येक वातावरण में समायोजन करने की योग्यता है, हर वातावरण में समायोजन करना हमें सिखाती है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। ये अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता भी है। पुराने अनुभवों से लाभ भी वही बालक उठा पाएगा या वही व्यक्ति उठा पाएगा जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो बुद्धि हमें पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता भी देती है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की बात करें तो जो चीज़ें हमारे सामने नहीं हैं, कल्पनाएं हैं, जैसे लेखन है या वैज्ञानिक जो हैं वो अमूर्त चिंतन करते हैं और वही योग्यता बुद्धि भी कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धि के प्रकारों के विषय में। थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला आता है मूर्त बुद्धि। सबसे पहला आता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि वो होगी जो मूर्त विषयों से संबंधित हैं। इसे हम गामक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। मूर्त विषय जिनको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्तियों का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष चीज़ों से होता है। इसका संबंध जो है यंत्रों और मशीनों से होता है। तो सामान्यतः हम कह सकते हैं यंत्रों और मशीनों से कार्य करने वाले जो लोग हैं उनमें मूर्त बुद्धि पाई जाती है। इसके अंतर्गत देखिएगा, कोई कारीगर हैं, कोई मिस्त्री है, कोई इंजीनियर है, कोई खिलाड़ी है, कोई डांसर है, जो शारीरिक कार्यों में दक्ष व्यक्ति होते हैं उन सभी के अंदर मूर्त बुद्धि पाई जाती है। दूसरी जो बुद्धि का प्रकार है वो अमूर्त है। अमूर्त चिंतन की योग्यता इनमें होती है। जैसे इनका जो संबंध है वो चिन्हों से, विचारों से जो देखे नहीं जा सकते, प्रतीकों से और पुस्तकीय ज्ञान से ज़्यादा होता है दोस्तों। यानी ऐसी बुद्धि जो प्रत्यक्ष चीज़ों से न होकर के जो उपस्थित नहीं है, अप्रत्यक्ष जो विचार करने की क्षमता है, उसे हम अमूर्त बुद्धि मानते हैं। इसके अंदर देखिएगा शिक्षक आते हैं, वकील आते हैं, डॉक्टर, पेंटर, क्योंकि उन्हें भी तो कल्पना करनी पड़ती है, साहित्यकार, दार्शनिक। ये देखिएगा कोई प्रत्यक्ष चीज़ों पे काम नहीं करता। दार्शनिक कुछ चीज़ बनाता नहीं है बल्कि वो लेखन करता है अपनी कल्पनाओं के द्वारा। इस बुद्धि का जो कार्य है वो सूक्ष्म और अमूर्त जो प्रश्न हैं उनका चिंतन करना और उनका मनन करना है। इनका कार्य बैठ करके चिंतन और मनन करना होता है, न कि फील्ड के अंदर जा करके कोई कार्य करना होता है। तीसरे प्रकार की बुद्धि की बात करें तो वो है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वो होगी जो समाज से संबंधित है। इसका जो संबंध होता है वो सामाजिक कार्यों से होता है। यानी इस बुद्धि वाला व्यक्ति जो होगा वो सामाजिक कार्यों को बड़े अच्छे से कर पाता है। इसके अंतर्गत देखिएगा, हम नेताओं को लेते हैं, हम मंत्री को लेते हैं, हम समाज सेवियों को लेते हैं, हम व्यवसाय कर्मी को लेते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति इसी में आते हैं। तो 3 प्रकार की जो बुद्धि है उनकी बात की थी थॉर्नडाइक और गैरेट ने। मूर्त बुद्धि जिनका जो संबंध है यंत्रों और मशीनों से होता है, इसमें कारीगर, मिस्त्री आदि आते हैं। अमूर्त बुद्धि जिनका जो है कल्पनात्मक कार्य ज़्यादा होता है, बैठ करके सोचने का ही काम होता है इनका। ये न तो लोगों से मिलते हैं बल्कि इनका जो मुख्यतः काम होता है वो सोचना और कंसेप्ट को समझना और समझाना, ये इनका मुख्य कार्य होता है। सूक्ष्म और अमूर्त चिंतन इनको करना होता है। सामाजिक बुद्धि की बात करें तो वो बुद्धि जो सामाजिक कार्यों में दक्ष होगी वो सामाजिक बुद्धि कहलाती है। इसमें नेता, मंत्री, समाजसेवी आदि मुख्यतः आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो एक तत्व यानी एक कारक का सिद्धांत आता है। तो एक कारक या एक तत्व का सिद्धांत है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये दिया किसने था। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे अल्फ्रेड बिने, जो कि फ्रांस के थे। इस सिद्धांत को एक खंड या एक तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं, एक घटक का सिद्धांत भी कहते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत भी हम इसे कहा करते हैं, निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये बुद्धि का जो है एक कारक सिद्धांत जो है वो काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है। बिने ने जो बुद्धि की परिभाषा दी है वो क्रियाओं के आधार पर देते हुए बुद्धि को समझाया है। इसके हिसाब से ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो एक अविभाज्य इकाई है।
कैसी इकाई है? अविभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसके द्वारा मानसिक क्रियाएं नियंत्रित होती है, अर्थात एक मानसिक शक्ति के द्वारा। ये कहते हैं कि एक मानसिक शक्ति जो है कि व्यक्ति के अंदर जो है एक ही मानसिक शक्ति होती है और उस एक मानसिक शक्ति के द्वारा ही सारे कार्य संभव होते हैं। इनके अनुसार जो व्यक्ति एक काम कर सकता है वो सारे कार्य कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होगी तो वह सारे कार्य कर पाएगा, ऐसा ये कहते थे। लेकिन ये सिद्धांत सही नहीं माना गया, ये सिद्धांत जो है वो दोषपूर्ण माना गया। कारण ये था कि इनके हिसाब से तो जिस व्यक्ति को गणित आती है या सामाजिक आती है तो उसको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। तो ये निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। जब इन्होंने ये कहा भी यानी एक विषय में जो होशियार है तो वो सारे ही विषयों में होशियार होगा, वो सारे काम करने की ताकत रखेगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा नहीं चला था, इसको अमान्य घोषित किया गया था। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है द्विकारक या द्वितत्व का सिद्धांत जो है ये देने वाले थे चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत दिया था, ब्रिटेन के ये थे, और इन्होंने 1904 के अंदर द्वितत्व का जो सिद्धांत है वो दिया था। ये जो है बुद्धि का संबंध चिंतन से बताते हैं। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि विनय जो है वो बुद्धि का संबंध जो है क्रियाओं से बताते हैं, क्रियाओं के रूप में उन्होंने उसको परिभाषित करने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से जो स्पीयरमैन है वो बुद्धि का संबंध जो है चिंतन से मानते हैं। इनके अनुसार क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि हर व्यक्ति में पाई जाती है, एक नहीं होती। जैसा विनय ने कहा था कि बुद्धि एक ही होती है, एक ही पाई जाती है। समय जो एक कार्य में दक्ष होगा वो सारे कार्यों में दक्ष होगा, ऐसा विनय ने कहा था। लेकिन ये कहते हैं कि बुद्धि के एक तत्व न होकर के दो तत्व होते हैं, दो कारक पाए जाते हैं। और ये जो दो कारक हैं वो एक तो होता है जी कारक और एक होता है एस कारक। दो कारक इन्होंने बताए थे, दो योग्यताएं बताई थी, जिन्होंने एक कारक को इन्होंने जी कहा और दूसरे को इन्होंने एस कारक कहा, जनरल कारक एंड दूसरा स्पेशल, यानी एक सामान्य कारक होता है और एक जो है विशिष्ट कारक यानी विशिष्ट प्रकार की बुद्धि होती है। जी कारक जो होता है लोगों के अंदर जन्मजात होता है, यानी ये जन्म से ही आता है और इसकी संख्या भी एक ही होती है। यानी जन्मजात जो कारक होगा वो व्यक्ति के अंदर जन्म से आएगा और उसकी संख्या होगी एक से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये जन्मजात होने के कारण हम इसे अधिगम और प्रशिक्षण से बदल नहीं सकते हैं, अधिगम और प्रशिक्षण से इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन ये कहते थे कि जीवन में सफलता या असफलता के लिए अगर कोई कारक जिम्मेदार है तो वो जी कारक ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा होता है तो सामान्य कारक को हम जिम्मेदार ज़्यादा मानते हैं। इसके बाद में ये जो बात करते हैं कि एस जो कारक है वो अर्जित कारक होता है। अर्जित यानी जिसको हम जन्म के बाद सीखते हैं, जिनको हम जन्म के बाद सीखते हैं, ये एक प्रकार का अर्जित कारक होता है। जैसे जनरल कारक एक ही होता है तो एस कारक कई हो सकते हैं, एक व्यक्ति में कई प्रकार की योग्यताएं हो सकती है, उसको गणित विज्ञान या अन्य किसी में भी वो दक्ष हो सकता है, ये सीखा जाता है, अर्जित होता है। इसलिए हम इसको अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा बदल भी सकते हैं। अर्जित होगा उसे बदला जा सकेगा और जो जन्मजात होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अर्जित कारक जो है वो बदला जा सकता है, अधिगम और प्रशिक्षण से हम इसे बदल सकते हैं। ये कहते थे कि सामान्य तत्व के संपर्क में जो भी विशिष्ट तत्व आता है, यानी जनरल के साथ में जो अटैच होगा, जी कारक जो है अटैच होगा सामान्य तत्व के साथ में, जो भी विशिष्ट कारक एस कारक जो जुड़ेगा, यानी जितना उसमें मैचिंग होती जाएगी उतना ही अधिक उस क्षेत्र में व्यक्ति प्रगति करता है। जैसे सामान्य योग्यताओं के अंदर उसकी हिंदी की, गणित की या विज्ञान की योग्यताएं ज़्यादा होगी तो वो उसी क्षेत्र में प्रगति ज़्यादा करता है। बाद में देखिएगा स्पीयरमैन ने क्या किया, इसमें एक और तत्व समूह जोड़ दिया था।
एक और तत्व समूह तत्व इन्होंने जोड़ा था। उसके बाद में ये त्रितत्व सिद्धांत कहलाया था। इन्होंने कहा स्पेशल तो हम उसे कहेंगे जिससे मान लीजिए अगर 90% किसी नंबर में आते हैं, किसी सब्जेक्ट में आते हैं बच्चे के, तो वो स्पेशल हो गया। लेकिन 30% 40% सारे सब्जेक्ट में हैं तो वो तो उसके 40% वाले तो सामान्य योग्यता हो गई। लेकिन विशिष्ट योग्यता जो है 90% वाली या 95, 99 या 100% वाली जो है उसकी स्पेशल क्वालिटी हो गई। लेकिन उन दोनों के बीच में भी एक कारक देखा गया, 60-65% वाले को हम कौन सी श्रेणी में रखें, तो उन्होंने इसको एक समूह तत्व के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मान्य नहीं हो पाया था। इसके बाद में जो अगला सिद्धांत आता है, थ्योरी आती है, वो बहुकारक या बहुतत्व का सिद्धांत आता है। इसे हम मात्रा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बहुकारक सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत या फिर मल्टीफैक्टर थ्योरी। यहाँ याद रखना दोस्तों, जब हमने एक कारक की बात की तो बुद्धि का एक तत्व माना गया था, द्विकारक की बात की थी तो दो कारक माने गए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं बहु यानी बहुत कारक। ऐसा कहने वाले थे थॉर्नडाइक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ये कहते थे कि बुद्धि के अंदर न एक होता है न दो होता है, बल्कि बहुत सारे कारक पाए जाते हैं। इनके अनुसार जो है बुद्धि का विकास 18 वर्ष की आयु तक ही होता है। ये याद रखने की बात है दोस्तों कि इनके अनुसार बुद्धि का जो विकास है वो 18 वर्ष की आयु तक जितना विकास होना होता है वो हो चुका होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि है वो हमारी असंख्य है, यानी जिनको गिना नहीं जा सकता। बहु सिद्धांत की बात की थी हमने, एक या दो नहीं, इतने सारे तत्व या कारक, स्वतंत्र कारक होते हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते, उनसे मिल करके बनी होती हैं। इनके अनुसार व्यक्ति जितनी मानसिक क्रियाएं करता है उतने ही तत्व बुद्धि में पाए जाते हैं। जैसे भाषा बोलता है तो एक भाषा का, एक गणित का, एक चलने का, एक दौड़ने का, इस प्रकार से बहुत सारे तत्व यहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। और इस तत्व की तुलना, इस सिद्धांत की जो तुलना है उन्होंने बालू रेत के ढेर से की थी। इन्होंने किसके साथ में की थी? बालू रेत के ढेर से की हुई थी। किसी के साथ? ये ऊंचाई, क्षेत्रफल और गति की बात करते हैं। इसी आधार पर ये जो सिद्धांत है बालू का सिद्धांत या परमाणुविक सिद्धांत भी कहलाता है। यहाँ इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक तत्व न होकर के कई तत्वों का समूह होती है और हर तत्व के अंदर कोई न कोई विशिष्ट योग्यता होती है, एक स्पेशल योग्यता होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने वो कार्य कर सकता है उतनी ही प्रकार की योग्यताएं उसमें होती हैं। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल माना जाता है, हम जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनकी कठिनाई का स्तर भी बहुत ज़्यादा ऊंचा था और इनकी बुद्धि के डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा थे, उनमें बहुत प्रकार की बुद्धि पाई जाती थी। ये कहा करते थे कि कठिनाई का जो स्तर है, थॉर्नडाइक जो कहते थे कि कठिनाई का जो स्तर है उसको अगर बढ़ाया जाए तो बुद्धि का स्तर भी बढ़ता है और घटाने पर घटता है। यानी कठिन परिस्थितियों के अंदर जो है हमारी बुद्धि ज़्यादा काम करती है। जैसा अभी हमने जो बात की थी, अब्दुल कलाम की बात की थी, लेखन में और बहुत सारे क्षेत्रों में वो आगे थे और उनका जीवन भी बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा जीवन रहा हुआ था, इसलिए उनकी बुद्धि का स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर कठिनाई कम होती है, जैसे हम कहते हैं कि जिस बच्चे को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा उसकी बुद्धि की क्षमता थोड़ी कम होती है, उसके बजाय जो कठिनाइयों का सामना ज़्यादा करना होता है। इसके अनुसार बुद्धि जो है कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व, हर तत्व यानी हर कारक के अंदर कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता मौजूद होती है, सूक्ष्म योग्यता मौजूद होती है। तो हम समझ गए होंगे थॉर्नडाइक किसकी बात करते हैं, बहुतत्व की बात करते हैं। इनके अनुसार बहुत सारे तत्व हैं, रेत के बालू के ढेर की तरह छोटे छोटे कणों के रूप में बहुत सारे तत्व हैं। जितने हम कार्य करते हैं उतनी ही प्रकार की योग्यता जो है उसमें पाई जाती है। उसके बाद में अगला जो सिद्धांत आता है वो देने वाले थे, समूह कारक का सिद्धांत जो था वो देने वाले थे थर्स्टन, HL थर्स्टन जो अमेरिका के थे। उन्होंने 1938 में ये सिद्धांत दिया था। इसके अन्य नाम जो आते हैं वो संघ सत्तात्मक समूह आता है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी आती है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत आता है। और इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम याद रख लेना, पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है, जिसके अंदर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था।
थर्स्टन जो थे, इन्होंने अपना विश्लेषण किया, अनेक कारकों का विश्लेषण किया और उसके पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि जो है वो 7 योग्यताओं का समूह है। अब किसी ने 1 कहे, किसी ने 2 कहे, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे बताए। ये कहते हैं कि बुद्धि जो है जो 7 योग्यताओं का एक समूह है, 7 योग्यताओं का एक ग्रुप है। अब देखिए, थॉर्नडाइक जो कहते थे उनके हिसाब से तो बिखरे हुए हैं सारे के सारे, उन्होंने किसी समूह प्रकार से इसको नहीं समझाया था। ये कहते हैं कि 7 योग्यताएं हैं, जहाँ थॉर्नडाइक कहते थे बहुत सारी योग्यताएं हैं और हर कार्य की एक योग्यता होती है, उसका एक बिंदु जो है हमारी बुद्धि में पाया जाता है। ये फिक्स कर दिया, जो थर्स्टन थे इन्होंने फिक्स कर दिया और ये कहा कि बुद्धि के अंदर 7 प्रकार की योग्यताएं होती हैं, उन्हीं योग्यताओं का समूह जो है बुद्धि हुआ करता है। और ये 7 कौन कौन सी हैं, जिसमें से नंबर 1 की तो हम बात करेंगे शाब्दिक योग्यता। नंबर 1 आती है शाब्दिक योग्यता। इसका जो संबंध है वो शब्दों और विचारों से होता है, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। उसके बाद में हम बात करें आंकिक योग्यता, यानी ये योग्यता होती है अंकों से संबंधित, यानी हिसाब किताब को शीघ्रता से करने और शुद्धता के साथ करने की जो योग्यता होती है वो आंकिक योग्यता होती है। ये 7 प्रकार की योग्यताओं की बात करते हैं, यानी ये हर व्यक्ति के अंदर ये 7 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है। हालांकि इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद में 9 भी हो गई थी, लेकिन ये 7 बताते थे कि 7 योग्यताएं होती हैं। उन 7 योग्यताओं का जो समूह है वो बुद्धि कहलाती है, ऐसा इन्होंने कहा। उसके बाद में जो दूसरी बात थी वो आंकिक योग्यता की, अंकों से संबंधित है। उसके बाद में स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, वाक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता और वस्तु प्रेक्षण योग्यता, ये 7 इनकी योग्यताएं थी। स्मरण योग्यता की बात करें तो ये आता है जल्दी से जल्दी याद करने की जो हमारी योग्यता है। तार्किक योग्यता क्या कहती है, तर्क और वितर्क करने की जो योग्यता है वो तार्किक योग्यता के अंतर्गत आती है। इसके बाद में वाक योग्यता, वो तेजी से बोलने की जो कला सब में नहीं होती है दोस्तों, किसी किसी में ये योग्यता ज़्यादा होती है। प्रत्यक्षणात्मक योग्यता यानी चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता, अर्थात व्यक्ति और वस्तु को शीघ्रता से पहचान लेने की जो योग्यता है वो प्रत्यक्षणात्मक होती है। इसके बाद में वस्तु प्रेक्षण योग्यता, वस्तु को प्रेक्षित करने की जो योग्यता है वो उसमें पाई जाती है, यानी आपस में उनके संबंध, जैसे ज्यामितीय समस्याओं में जो हम कार्य करते हैं वो वस्तु प्रेक्षण योग्यता का ही उदाहरण माना जाता है। इसके बाद में देखिएगा केली जो थे, केली इनके जो साथी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, इस पुस्तक के अंदर जो है बुद्धि के 9 तत्व बताए थे। इन्होंने 9 तत्व बताए, 7 के बजाय 9 हो गए थे। तो 9 का अगर बात करें तो केली और थर्स्टन दोनों का नाम ले लीजिएगा। अगर हमसे पूछा जाए थर्स्टन ने कितने बताए थे, तो थर्स्टन ने 7 जो योग्यताएं हैं उनका समूह बताया था। दोस्तों, इनके नाम में कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो इनको इंग्लिश नाम जरूर देख लेना कि अगर आपसे ग्रुप फैक्टर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रुप फैक्टर कौन सा था, तो ग्रुप में आता है ग्रुप यानी समूह, तो ये थर्स्टन का है। लेकिन बहु कारक आए तो फिर बहु का मतलब मल्टी फैक्टर है, तो मल्टी फैक्टर वाला कौन सा होगा, थॉर्नडाइक का होगा। और बहुत बार इसी कारण से प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है दोस्तों। इसके बाद में प्रतिदर्श, न्यायदर्श, सैम्पलिंग थ्योरी की हम बात करते हैं। इसको वर्ग घटक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये देने वाले थे थॉमसन। इसको दिया किसने था, थॉमसन ने दिया था 1955 के अंदर। ये कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा नमूना या सैंपल पाया जाता है, यानी सभी प्रकार की थोड़ी थोड़ी योग्यताएं हैं वो उसमें पाई जाती हैं। सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक पॉइंट का चयन करता है, एक एक अंश का चयन करते हुए किसी नई योग्यता का वो निर्माण किया करता है दोस्तों। इसके बाद में अगले सिद्धांत की बात करें, पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व का जो सिद्धांत है ये दिया था बर्ट तथा वर्नन ने। ये कब दिया गया था दोस्तों, ये 1985 में दिया गया था, बर्ट एवं वर्नन ने दिया था। ये मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान करते हैं। इन्होंने क्रमिक महत्व की बात की है। इन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य जो मानसिक योग्यताओं को जो है उच्च स्थान पर रखा और फिर उसके उप विभाजन किए और उसकी संरचना पिरामिड के समान रखी गई। देखिए, इन्होंने क्या किया, एक हायरार्की बनाई इस प्रकार से। इसके अंदर जो मानसिक योग्यताएं थी उनको एक सीक्वेंस में रखा कि कौन सी जो योग्यता है वो सबसे ऊपर आनी चाहिए। तो उसके अंदर पिरामिड के अंदर इन्होंने सबसे ऊपर जो है वो रखा था सामान्य जो मानसिक योग्यता है, उसको सबसे ऊपर यानी उच्च स्थान पर
जनरल फैक्टर है उसको रखा और फिर उसके उपविभाजन किए और फिर इसको एक पिरामिड के रूप में बताने का इन्होंने प्रयास किया था। पदानुक्रमिक जहाँ भी आए, हायरार्की की हम बात करते हैं, वर्ड और वर्णन के द्वारा ये जो दिया गया जो सिद्धांत था, इसमें सामान्य योग्यता उच्च पर और विशिष्ट योग्यताओं को निम्न स्थान पर रखा गया था। यानी स्पेशल जो है वो नीचे थी और ग्रुप फैक्टर देख लीजिएगा, स्पेशल ज़्यादा होती है। हमने पहले भी बात की थी कि स्पेशल योग्यताएं जो है, विशिष्ट योग्यताएं हैं, वो ज़्यादा हुआ करती हैं। इन्होंने इसकी संरचना पिरामिड के समान ही रखी थी और जो सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यताओं को महत्व इन्होंने दिया था। आपसे प्रश्न जो इसमें पूछे जा सकते हैं कि पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, तो बर्ट और बर्नन ने दिया था। ये क्रमिक महत्व इसका बताते हैं। टॉप पे किसको रखा था, टॉप पे रखा था जनरल को, और फिर जो विशिष्ट योग्यताएं हैं उनको नीचे के स्थान पे इन्होंने रखा था और इन्होंने पिरामिड के समान जो है एक संरचना बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद में त्रिआयामी सिद्धांत देखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्रमिक महत्व के बाद में अगर कोई आता है तो ये है बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। इसके अन्य नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसे और क्या क्या कहा जाता है देखिएगा, इसे हम संक्रिय विषय वस्तु उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप या प्रतिमान सिद्धांत, 3D थ्योरी भी हम इसे कहते हैं। इनके उपनामों में से प्रश्न पूछा गया है। गिलफोर्ड ने 1967 सन याद रखिएगा, देने वाले कौन थे, गिलफोर्ड थे। 1967 सोवियत संघ के थे ये। इन्होंने डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उसका नाम दिया था बुद्धि संरचना मॉडल, और इसके अंदर कोष बनाए थे इन्होंने। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। मूल रूप से 120 ही थे दोस्तों, बाद में हालांकि इनमें बहुत सारे परिवर्तन होते गए, लेकिन आपसे मूल पूछा जाए तो 120 कोष ही होंगे। और ये कौन कौन से थे, इन्होंने मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से ये बताया कि 3 तत्वों से निर्मित होती है। 3 तत्व कौन कौन से होते हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। जैसा कि हमने यहाँ पर नाम के रूप में भी लिखा है, देखिएगा, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। इन्होंने कहा त्रिआयामी यानी 3 आयाम, 3 जो डी हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की तरह संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद होते हैं। उन्हीं को एक बॉक्स के रूप में समझाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो सबसे पहले हम बात करें संक्रिया के विषय में। तो संक्रिया हम किसे कहते हैं, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, किसके लिए, समस्या समाधान के लिए, तो उसी प्रक्रिया को हम संक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके कुल 5 भाग बताए गए हैं, स्मृति धारण, संज्ञान और अभिसारी और अपसारी और देखिए मूल्यांकन, 5 बताए गए थे। 1977 में गिलफोर्ड ने इसमें एक स्मृति और जोड़ा था, ठीक है, लेकिन स्मृति अभिलेख जो जोड़ा था वो बाद की बात है, लेकिन मूल रूप की हम अभी बात कर रहे हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि विषय वस्तु किसे कहते हैं, तो समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की, तो बात समस्या समाधान की हो रही है। समस्या समाधान के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरते हैं उसे तो हमने कहा था संक्रिया, और उस संक्रिया के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, विषय वस्तु हो गए। इसके 4 भाग होते हैं, आकृत्यात्मक, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। और ये 4 भाग के बाद में 1977 में गिलफोर्ड ने इसमें संशोधन कर आकृत्यात्मक भाग को हटाकर 2 नए भाग शामिल किए थे, दृष्टि और श्रवण को शामिल किया था, जिसके कारण जो है इसकी संख्या 4 से 3 हुई। और उसके बाद में जो है अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। 2 हटाए कौन कौन से थे, हटाया 1 था और जोड़े थे 2, दृष्टि और श्रवण को जोड़ा गया था। हटाया किसको गया था, पहले वाले को इन्होंने हटा दिया था, खुद ने ही हटाया था। उसके बाद में तीसरे जो आयाम है उसकी बात करें तो वो है इकाई। इकाई क्या होती है, देखिए, समस्या समाधान करने की प्रक्रिया की बात करें तो वो हो गई संक्रिया। उसके लिए जो विषय वस्तु की हमने बात की, जो सामग्री चाहिए वो देखिए विषय वस्तु हो गई। और समस्या समाधान के लिए जिस रूप में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, प्रोडक्ट जो है, सूचनाएं जो प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं। इसके 6 आयाम, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति और रूपांतरण आते हैं। इसके साथ साथ अनुप्रयोग भी था। ये जो हैं इसके 3 आयाम थे। 3 आयाम कौन कौन से थे, नंबर 1 तो था संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा था उत्पाद। संक्रिया की बात करें तो समस्या समाधान के लिए जो मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं उसे संक्रिया कहते हैं।
और विषय वस्तु समस्या समाधान के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो हमारी विषय वस्तु होती है। उसी के साथ देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पाद क्या है, तो समस्या समाधान के लिए जो हम सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसे हम उत्पाद के नाम से जानते हैं। इस आयाम के 6 भाग थे जिनकी हमने बात कर ली है। बाद में कोषों की संख्या जो है बढ़ती गई, 150 हो गई, फिर 180 हो गई, लेकिन मूल रूप में कितनी है दोस्तों? मूल रूप में 120 ही है। बाकी जैसा प्रश्न में ऑप्शन के अंदर दिया हो उसी के हिसाब से आपको उत्तर निकालना है। फिर हम बात करते हैं त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत के विषय में हम बात करते हैं। तो त्रितंत्र या जो त्रिचापीय जो सिद्धांत है हमारा, इसे देने वाले थे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत दिया था। इसे त्रिघटकीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। त्रिघटक यानी इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहली जो है विश्लेषणात्मक बुद्धि, इसके अंतर्गत समस्या समाधान के लिए सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन से हैं, त्रितंत्र कौन कौन से हैं, तो जो हम समस्या समाधान के लिए अपनाते हैं। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि हो गई। दूसरा कि हम पूर्व अनुभवों का सृजनात्मक रूप से उपयोग करते हैं, तो अनुभवजन्य या फिर सृजनात्मक हो गई। तीसरी हम बात करें संदर्भात्मक या व्यवहारिक बुद्धि, इसके अंतर्गत दिन प्रतिदिन में जो समस्या आती है उनका समाधान किया जाता है। तो इसने समस्या समाधान के आधार पर ही 3 भागों में बांटा। अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो वो बुद्धि होगी विश्लेषणात्मक बुद्धि। अगर हम पूर्व अनुभवों को काम में ले रहे हैं तो सृजनात्मक हो गई। दिन प्रतिदिन की जो समस्याओं का समाधान करने के लिए है व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट आती है बहुबुद्धि का सिद्धांत। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमने बहुतत्व नहीं कहा है, हमने बहुबुद्धि कहा है। ये कहते हैं बुद्धि ही कई प्रकार की होती है, बुद्धि ही कई प्रकार की होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 1983 में किया था। इन्होंने मूल रूप में बुद्धि के जो हैं 7 प्रकार बताए थे। मूल रूप में कितने बताए थे? 7 बताए थे। 1998 में 8वां और सन 2000 में 9वां प्रकार और जोड़ दिया था दोस्तों। तो सबसे पहला कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया किसने था? अध्यापक भर्ती परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो कितने दिए थे? स्टार्टिंग में 7 दिए थे, 98 के अंदर 8वां दिया था और 2000 के अंदर 2000 के अंदर 9वां प्रकार इन्होंने और जोड़ दिया था। इस प्रकार 9 प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। गार्डनर के पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस में इन्होंने इसे विस्तार से समझाया है। तो कौन कौन सी हैं ये बुद्धियाँ? तो देखिएगा सबसे पहली बुद्धि आती है भाषाई बुद्धि। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट होता चला जाएगा, जिसमें भाषा का ज्ञान इम्पोर्टेंट होता है। जो भाषिक कार्य करते हैं, भाषा से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कवि हो गया, वकील हो गया, लेखक हो गया और पत्रकार हो गया, इस प्रकार के व्यक्ति इसमें आते हैं। दूसरे जो बुद्धि की बात करें, बुद्धि के प्रकार की बात करें तो वो है तार्किक बुद्धि, जो तर्क के काम आती है। गणितीय बुद्धि हो गई, तो ऐसी क्रियाएं मानसिक तर्क वितर्क के जो काम आती हैं, जैसे कि गणितज्ञ हो गया, जैसे कि वैज्ञानिक हो गया दोस्तों, वो इसी श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हम बात करें संगीतात्मक बुद्धि, नाम से स्पष्ट है, जो संगीत मतलब ध्वनियों की जो गति है, लय है, आरोह है, उनसे संबंधित होती है। जैसे कोई संगीतकार है या कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला है, उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। चौथी बुद्धि की बात करें तो स्थानिक बुद्धि, जो दृश्यात्मक होती है, दृश्य से संबंधित होती है, यानी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होती है। जैसे कोई मूर्तिकार है, देख करके बनाता है, चित्रकार है, सर्वेक्षण अधिकारी है, ये चीज़ों के दृश्य से संबंधित होती है, उनका प्रत्यक्षीकरण करने से संबंधित होती है। शारीरिक गतिज बुद्धि की बात करें, 5वां जो प्रकार है, शारीरिक कार्य अधिक होते हैं इनके द्वारा। जैसे डांसर हो गया, कोई स्पोर्ट्समैन हो गया, शल्य चिकित्सक हो गया, पायलट हो गया, जिनको शारीरिक कार्य अधिक करने पड़ते हैं, उनमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अंतर व्यक्तिक बुद्धि, नाम को थोड़ा सा देख लेना दोस्तों। अंतर मैंने 2 के बीच में होता है। जब दूसरों के मनोभावों को पहचाना जाए, स्वभाव व अभिप्रेरकों को जानने की योग्यता जो होती है वो अंतर व्यक्तिक बुद्धि होती है। ऐसी जो है राजनेता चिकित्सक में पाई जाएगी। अंतर यानी 2 के बीच में, जहाँ लोगों से इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन के रूप में जो बुद्धि काम आती है, उसे हम अंतर व्यक्तिक बुद्धि मानते हैं। अंतरा व्यक्तिक बुद्धि अपने आप से ही संबंधित होती है, अपने अंदर झांकने से ही संबंधित होती है। आत्मन बुद्धि हम इसे कहते हैं। स्वयं की क्षमता, कमी, इच्छा, बुद्धि को जानने की जो योग्यता है, जो कि होती है योगियों के अंदर, संत में और असली आत्मज्ञानी व्यक्ति में
होती है। 8वें 9वें प्रकार की बात और कर लेते हैं। 7 मूल रूप से इन्होंने दिए थे, 8वां 9वां बाद में इन्होंने जोड़ा था। प्रकृतिवादी बुद्धि, जन्म सी बात है, जो प्रकृति से रिलेटेड होगी, जो प्रकृति को जानने पहचानने की क्षमता रखते हैं, पर्वतों पर चढ़ना जिनको अच्छा लगता है, जैसे ऐसा कार्य करने वाले जो लोग हुआ करते हैं, किसान होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं, या वनस्पति से संबंधित कोई भी कार्य करने वाले लोग जो हैं मुझसे संबंधित होते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्व, मानव संसार के बारे में छिपे हुए जो रहस्य हैं, परा हम इसको कह सकते हैं, जो ईश्वर या जो दर्शन की बात करते हैं, संसार में छिपे हुए रहस्यों को जो बाहर निकालते हैं। हम वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संसार के छिपे हुए रहस्य, जैसा कि दार्शनिक और चिंतक जो है वो बात किया करते हैं। इसके बाद में तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को देने वाले थे R.B. केटल और हॉर्न। इनको देने वाले कौन थे? केटल और हॉर्न के द्वारा दिया गया। इन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए थे, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो होती है वो सामान्य बुद्धि ही होती है। इन्होंने तरल बुद्धि का जो अर्थ बताया वो वंशानुक्रम से लिया, यानी ऐसी बुद्धि जो हमें जन्म से मिलती है वो तरल बुद्धि होती है, और उसका जो विकास होना होता है वो किशोरावस्था तक हो चुका होता है। उसके बाद में जो बुद्धि विकसित होती है वो ठोस बुद्धि विकसित होती है, यानी जो जन्म से आती है, जिसका विकास जो है वो किशोरावस्था तक हो जाता है, तरल बुद्धि। उसके बाद में जो आती है वो ठोस बुद्धि जो है वातावरण, तथ्यात्मक ज्ञान और अनुभव के द्वारा विकसित होती है। एक अलग आयाम इन्होंने प्रस्तुत किया था। केटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। केटल ने क्या कहा था? बुद्धि क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है। इसके बाद में बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत दिया था B.S. ब्लूम, और वास्तव में आश्चर्यजनक सिद्धांत ही है, क्योंकि इन्होंने कहा क्या कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। देखिए, इतनी बड़ी बात करते हैं तो आश्चर्यजनक सिद्धांत तो है, इसलिए इसे अनोखा सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद में लेवल 1 और लेवल 2 थ्योरी की हम बात करें, जो दिया था जॉनसन ने। लेवल 1 और लेवल 2 थ्योरी जॉनसन के द्वारा दी हुई है। ये लेवल 1 के अंदर प्राथमिक बुद्धि को शामिल करते हैं, जो कि वंशानुक्रम पर आधारित है, जो हमें जन्म से मिलती है, माता पिता से मिलती है। द्वितीयक बुद्धि की बात करें तो वातावरण पर जो हमारी अर्जित बुद्धि है, एक जन्मजात हो गई, एक अर्जित हो गई। लेवल 1 प्राथमिक जो वंशानुक्रम पे है, और लेवल 2 यानी द्वितीयक बुद्धि जो वातावरण पर आधारित बुद्धि है। उसके बाद में त्रिस्तरीय मॉडल की बात करें तो त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो दिया था जॉन बी कैरोल ने। इन्होंने बुद्धि के 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से बताए थे? सामान्य स्तर है, विस्तृत स्तर है और संकीर्ण स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से बताए थे ये याद रखना है। फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो किसने दिया था? तो वो जॉन बी कैरोल ने दिया था। बुद्धि के 3 स्तर बताए, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। बुद्धि का कै और ख सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत आता है। कै और ख का जो सिद्धांत है ये देने वाले कौन थे? ये देने वाले थे हैब। हैब क्या कहते थे कि बुद्धि कै होती है और बुद्धि ख होती है, ये प्राथमिक द्वितीयक की तरह ही लेकर के चलते हैं। बुद्धि कै है जन्मजात है और बुद्धि ख है जो वातावरण से हमें मिलती है। खाली नाम का ही परिवर्तन है, लेकिन याद रख लीजिएगा कै ख बुद्धि देने वाले थे हैब। इन्होंने जन्मजात और जो है वातावरणीय घटक से मिलने वाली बुद्धि के रूप में इसको बांटा था। और बाद में एक ग की भी बात करते हैं जो दोनों का समावेश था, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कै ख का सिद्धांत दिया था हैब ने दोस्तों। फिर एक और आता है शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है वो देने वाले थे रीड। इन्होंने क्या कहा? मनुष्य में अनेक शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। मस्तिष्क में लगभग 30 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। इन्होंने ऐसा कहा कि मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। लगभग मस्तिष्क में 30 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं उसमें से बुद्धि भी एक शक्ति है। बुद्धि भी उन 30 शक्तियों का ही एक पार्ट है, उसी में से एक आती है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। वो उन्हीं मस्तिष्क में पाए जाने वाली 30 शक्तियों का एक पार्ट है। दोस्तों ये था हमारा बुद्धि के कुछ कंसेप्ट। जो बाकी रह गया है वो अगली क्लास में देखेंगे हम। इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और atulyaars.in वेबसाइट से हमेशा की तरह अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी हो तो हमारी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लेना, बड़े अच्छे टेस्ट हैं वहाँ पर। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। जल्दी ही हम सारा पाठ्यक्रम जो है इसका साइकोलॉजी का पूरा कर लेंगे दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर
कोई स्पीड कम ज़्यादा करने की बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।